बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसा पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदलने जा रहा है। हमारे सियासी मंजरनामे पर इसके कितने गहरे असरात पड़ेंगे, व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर इस जलसे से जुड़े हुए 3 सवालात। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कोई नई हिकमत अमली तय की जाएगी, और पाकिस्तान की हुकूमत क्या नए बयानी की अब तलाश में है। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब हुकूमत के इस बयानी को अवाम में मकबूलियत दिलवाने में क्या कामयाब हो सकेंगे, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, 26 लोगों को डीपोर्ट करने का मामला अगस्त 2024 में बरतानिया के अखबारात और पाकिस्तान में जो खबरें लगी इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनके हवाले से, उसका और ये 26 लोगों को डीपोर्ट करने का आपस में क्या ताल्लुक है, इसका हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बात होगी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का, जो हमने पाकिस्तान के अंदर एक एपिसोड देखा। लोग आए, खर्चा हुआ, हमने मेज़बानी की, लेकिन क्या पाकिस्तान इस लंबे चौड़े खर्चे का मुतहम्मिल हो सकता है, जहां पर हमारी कौमी एयरलाइन को औने पौने बेचने की तैयारी की जा रही है। होश रुबा इंकशाफात हैं जी, और पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, इसका भी एक जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि सवाबी जलसा और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क से जो काफ़िले हैं उन्होंने सवाबी का जी रुख किया। 2 रोज़ से ये सफ़र जारी था। कराची के अंदर हमने देखा कि लोगों को पकड़ा गया, लोगों पर लाठी चार्ज भी किया गया ताकि वो किसी तरह कराची की हदूद से बाहर ना निकल सकें। बहुत सारे लोग जो हैं जी कराची से और मुल्क के दीगर शहरों से सवाबी पहुंच रहे हैं, और काफ़िलों का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो गया था। और जो खबरें वहाँ से सवाबी से आ रही हैं, पंडाल सज चुका है और लोगों की एक बड़ी तादाद, यानी जलसे से पहले ही जलसा उन्होंने किया और इजहार यकजहती कर रहे हैं इमरान खान के साथ। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी चैप्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। और जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, उन्हें इस जलसे में पहुंचने के लिए इमरान खान की तरफ से बाकायदा जो है वो ताकीद की गई और एक वार्निंग भी जारी की गई। एक तो MNAs हैं, MPAs हैं जिन्हें पहुंचना है सवाबी जलसे के अंदर। इसके साथ साथ वो लोग जो टिकट होल्डर्स हैं या जिनका नाम था, उनको भी कहा गया कि आपने हर सूरत जो है वो पहुंचना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वो टिकट होल्डर्स हैं जी जो इलेक्शन में जीत नहीं सके, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया। उनकी भी ये ड्यूटी लगी है कि अगर आपको हमने आप जब इलेक्शन हुआ तो हमने आपको टिकट दिया, तो अब वफादारियां निभाने का वक्त आ गया है। और अगर आप अब पीछे हटे कि हम तो जीते नहीं है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले। अब ये वार्निंग जो है क्रॉस द बोर्ड जो है वो जारी की गई है। कुछ पैगामात हैं जी खान साहब के, पहले इसका एक जायजा लेते हैं। और ये पैगाम इमरान खान का पाकिस्तान का मीडिया जो है वो तो नहीं चला रहा, लेकिन ये अमानतन आप तक हम पहुंचाते हैं कि खान साहब ने क्या कहा। सवाबी जलसे के हवाले से लाएमल इसका ऐलान किया जाएगा जी आज। और खान साहब ये कहते हैं कि बंदूक के जोर पर आइन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज माफिया के खिलाफ हमें पूरी कौम को इकट्ठे बाहर निकलना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इससे पहले भी खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसका खुलकर जिक्र किया और अपने ख़ानदान के लोगों के ज़रिए, अलीमा खान के ज़रिए ये पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक जो है वो पहुँचाया है। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये बात कही जा रही है कि डील NRO, अगर आपने आज अता तारड़ को सुना हो तो वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था जी कि ये सोशल मीडिया पर इस वक्त ड्रामा चल रहा है, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो ड्रामा कर रही है कि हमारे फलां के साथ ताल्लुकात हैं। सर, अगर ये सब ड्रामा है तो फिर पूरी हुकूमत को इसके ऊपर रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी? आप अपनी ट्वीट्स को डिलीट क्यों कर रहे हैं अगर ये ड्रामा है? अगर ये ड्रामा था तो आपके मिनिस्टर्स टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आकर अमेरिका का नाम क्यों ले रहे हैं? अपनी खुद मुख्तारी और खुदी में जिए ना, जिसका आज हमें भाषण दिया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो रहे उस खुदी के अंदर और जो फलसफा है खुदी का। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ये बखूबी जानती है कि इस खित्ते की तारीख रही, हमारी सरजमीन की ये तारीख है कि जब भी अमेरिका से फोन आता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे
इक़्तिदार के अंदर कोई डिक्टेटर हो उसे भी हाँ करनी पड़ती है, चाहे कोई सिविलियन हुकूमत हो उसे भी हाँ करनी पड़ती है। और हमने इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखी हैं। बेनज़ीर के हवाले से एक फ़ोन आया और माजी के अंदर उस फ़ोन को इनकार नहीं आप कर सके। फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक फ़ोन आया, आप इनकार नहीं कर सके। और इस दफ़ा अगर फ़ोन आएगा तो अब भी आप इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि माजी से ज़्यादा आज आपके बुरे हालात हैं और ये हालात आपके काबू में नहीं आ रहे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी अब ये ऑफिशियली एक लाइन ली है, और पाकिस्तान का जो इस वक्त सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है तहरीक इंसाफ का, वो ये समझता है कि किसी लेवल पर अमेरिका के साथ बात नहीं होगी। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम जब भी बाहर निकलेंगे मेरिट पर निकलेंगे और अदालतों से सुरखरू होकर निकलेंगे। तो सर फिर आप बैठे रहें, क्योंकि पाकिस्तान की इन अदालतों ने आपको इंसाफ नहीं देना। ये निज़ाम आपको अंदर रखना चाहता है, ये निज़ाम चाहता ही नहीं कि आप बाहर निकलें। अगर आप बाहर आ गए और इसने इजाज़त दे दी तो फिर इस निज़ाम के अंदर जाने की बारी आएगी। तो क्यों लोग अपनी आज़ादी को आपकी आज़ादी पर जो है कुर्बान करेंगे? ऐसा नहीं होगा। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई और ये दो टोक पैगाम है, ये खान साहब का पैगाम है। और उन्होंने कौम के नाम क्या कहा कि हम अमेरिका के इलेक्शन से अपनी जो आज़ादी है उसको मंसूब नहीं कर सकते। अमेरिका जीता, हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारे मामले में न्यूट्रल रहे, यानी यहाँ पर मुदाखलत ना करे। और दूसरी तरफ शेख वकास अकरम साहब ने क्या बात कही है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी लाइन बड़ी क्लियर है। संजानी जलसे के बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं है। जहां से मुज़ाकरात का फ़ायदा होगा, जिनसे इमरान खान को रिहाई हो सकती है, वो खान साहब से मशवरा करने के बाद हम फैसला करेंगे जब मुज़ाकरात का वक्त आएगा। लेकिन इस हवाले से खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि डिसएंगेज इस्टेब्लिशमेंट इफ समवन इज एंगेजिंग। और इस जलसे के हवाले से भी शेख साहब ने कुछ बातें की हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आपको याद होगा ना कि आज़म सवादी साहब गए और उन्होंने कहा कि खान साहब मान जाएं और दरवाजे भी खुल जाते हैं, तो ये लास्ट पॉइंट था जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे साथ राब्ते में आई। ये तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं। उसके बाद हमने हालात देख लिए कि इन्होंने धोखा किया। संजानी में जिस जगह मवेशी मंडी में आपको जलसे की इजाज़त दी गई, लाहौर में भी इसी किस्म की जो है वो हठधर्मी अपनाई गई। तो ये लास्ट पॉइंट था, आखिरी स्टॉप था, जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ कम से कम जो है वो बात नहीं करेगी। ये दो टोक जो है वो ऐलान किया गया है। दूसरी चीज़ शेख साहब ये कहते हैं कि सवाबी जलसे में मुल्क भर से कारकुनान आ रहे हैं जी, और वहाँ पे आप लोग तहरीक इंसाफ की क़यादत से मिल सकेंगे। वहीं पे आइंदा का लायामल तय होगा और क़यादत से आप सवाल भी कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको ना 3 सवाल जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम के शुरू में जिनका तज़किरा किया, तहरीक इंसाफ ना डी चौक के एहतजाज के बाद और फिर उससे पहले जो रावलपिंडी में हुआ, रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, खान साहब ने कहा कि अगर ये पहुंच जाता तो ये हीरो होता, ये नहीं पहुंचा, ठीक है जी, कहानी खत्म हो गई। लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। फिर आपके पास एक मौका और था डी चौक पहुंचने का, आप पहुंचे, आपने वहां पे अपनी हाजिरी भी लगाई, लेकिन उसके बाद आप गायब हो गए। लोगों ने मजीद तनकीद की कि हमें आप पीछे छोड़कर कहां चले गए थे। और फिर हमने जो उसका ड्रॉप सीन देखा, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा हो गए, कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट था, कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट डेफिसिट था ये बढ़ता गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से लोग जो हैं वो खाइफ हो गए और वो ये कह रहे थे कि खान साहब से पूछें और ऐसे लोगों को फारिग किया जाए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आपका वोटर है ना वो खाइफ है। आम आदमी इमरान खान से जितना प्यार करता है उतना ही इनकी जो सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप है उतना ही वो खाइफ है, और वो चाहता है कि ये भी उसी तरह कुर्बानियां दें जिस तरह इमरान खान कुर्बानी दे रहा है। इमरान खान इनकी लंबी लंबी झंडे वाली गाड़ियों के लिए आज जेल की काल कोठरी में नहीं बैठा हुआ, वो अपनी कौम के लिए बैठा हुआ है। तो फिर कौम का इन लोगों से खाइफ होना एक फितरी चीज थी। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए इस जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। मैंने आपको कहा ना कि ये एक डिसाइसिव मूवमेंट है और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था ये खत्म हो जाएगा। और फिर ये भी याद रखिएगा कि ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स और जो सिचुएशन इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ट्रंप के जीतने के बाद हुई है ना, आप देख लें एक दफा जान आ गई है। डी चौक के बाद इन्होंने तरमीमें शुरू कर दी, इमरान खान की से मुलाकात नहीं हो रही, तो ऐसा लगता था कि सियासी मंजरनामा ना कहीं मर गया है, खुदकुशी कर ली है इस मंजरनामे ने, या इसका गला दबा दिया गया है, इसको खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से जान पड़ गई है, सियासत में तेजी आ गई है, लोग जानना चाहते हैं। लोग, आम आदमी भी ना पाकिस्तान के अंदर ये समझता है, ये उसके सेंटिमेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लोग कहते हैं कि ट्रंप आ गया तो अब इमरान खान भी बाहर आ जाएगा।
पाकिस्तान के अंदर ना जी, ये हम तो बचपन से बड़े हो गए ये बात सुनते हुए कि जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। यही हुआ ना, अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस है इस खित्ते के अंदर। दुनिया में गालबन 190 से ज्यादा कोई ममालिक होंगे, हर मुल्क के अंदर अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस है, दोस्त की हैसियत में, स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत में, दुश्मन की हैसियत में। हर जगह आपको अमेरिका की एक हिस्ट्री नजर आएगी। तो आप किस तरह आंखें बंद कर सकते हैं जब आपके खुद वुज़रा कहें कि अमेरिका का किरदार है? तो सर, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये इस जलसे के बाद खत्म हो जाएगा। और क़यादत को जिस तरह खान साहब ने बांध दिया ना, एक क़यादत जो है सेकंड टियर थर्ड टियर उसके ऊपर एक चेक की हैसियत रखता है, और एक जॉइंट वेंचर होगा। किसी एक के पास अब फैसला करने की सकत नहीं होगी कि मलबा जो है किसी एक पे डाल दो और कहो कि जनाब फलां बंदे के पास इख्तियार था, उसे हम जो है वो कंट्रोल करें। अब खान साहब ने एक जॉइंट एक्शन, एक कमेटी, क्या कहेंगे, क़यादत और फैसले उन पर छोड़ दिए हैं। अब ये तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जलसा, ट्रस्ट डेफिसिट और लोगों के सवालात। और वो शेख साहब कहते हैं कि वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं और आम आदमी सवाल करेगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो बाहर मौजूद है, वो अवाम के कटहरे में, और एक तरह से एक रेफरेंडम है इस हुकूमत के खिलाफ। और आइंदा चलकर इकट्ठे चलकर और इमरान खान की जो आज़ादी की और जो उनकी रिहाई की तहरीक है, इसे किस तरह लेकर चलना है, इसके ऊपर अब एक कंसेंसस जो है इस जलसे में डेवलप किया जाएगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ना ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि खान साहब जो कुछ हमने 26वीं आईनी तरमीम करके इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अदलिया को कंट्रोल किया, महाज ये जो था वो संभाल लिया, अपने मोर्चे बना लिए। उन्हें लगता ये था कि शायद अब इमरान खान जो है वो हार मान लेंगे, वो समझौता कर लेंगे कि भाई अब तो कोई उम्मीद नहीं है। जजेस की तादाद भी एक एक करके बढ़ाई जा रही है, तो फिर ये भी उम्मीद ख़त्म हो गई कि हमारे केसेस अगर अदालतों में गए और इवन के फौजदारी मुकदमात भी गए, 9 मई के हवाले से भी केसेस गए, तो शायद हमें इंसाफ मिल सके। सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं पता था, ये इनके लिए भी एक सरप्राइज था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे जीत जाएंगे और ये सियासी मंजरनामा एकदम से गर्म हो जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो दोबारा बैठेगी और सोचेगी कि किस तरह तहरीक इंसाफ को जो है वो रोका जा सके। सर, गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ आप करेंगे, लोगों को गायब भी कर दें, उनकी ज़िंदगी उनसे छीन लें, जीने का हक भी छीन लें, लेकिन ये 24 करोड़ आवाम सारी तो नहीं है ना कि आप उनको मार देंगे या आप उठा कर ले जाएंगे। क्या 24 करोड़ आवाम को उठा लें तो फिर शायद इस मुल्क के अंदर से हमेशा के लिए जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जब तक कहीं से एक आवाज़ भी उठ रही है, आपको दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर बैठकर नए से नए प्लान आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर प्लान का एक तोड़ जो है वो पाकिस्तान की आवाम निकाली जा रही है। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी अभी एक मुश्किल है। उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ट्रंप की जीत के बाद वहाँ पर भी एक खलबली मची हुई है, बयानिया समझ नहीं आ रहा क्या बनाया जाए, ट्वीट्स डिलीट की जाएं या नया बयानिया बनाया जाए। अता तारा ने आज एक बहुत ही कमज़ोर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बार बार ये कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया पर एक तमाशा लगा हुआ है। सर, ये तमाशा नहीं लगा हुआ, इस जीत ने आपको तमाशा बना दिया है, आपकी हुकूमत को तमाशा बना दिया, आपके बयानिए को तमाशा बना दिया। और अब आपको दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी कि आपने किस तरह से इमरान खान के खिलाफ एक नया बयानिया जो है वो तलाश करना है। तो क्या अता तारड़ साहब या राना सनाउल्लाह इमरान खान के खिलाफ एक नया बयानिया बना सकेंगे? व्यूअर्स, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। और अता तारड़ और राना सनाउल्लाह को एक नए बयानी की तलाश, ये बयानिया क्या होगा ये भी हमें जरूर बताएं। और फिर सवाबी जलसा, ये तीनों जो इस वक्त क्वार्टर्स हैं, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की आवाम का आपस में जो इनका ट्रस्ट डेफिसिट था, इसे ख़त्म करने के हवाले से ये जलसा कितना इंपॉर्टेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट और फिर हुकूमत, इन तीनों पर अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि सलमान अकबर राजा साहब का एक इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि मैं कहूँ कि मैं बड़ा वकील हूँ और मेरा काम सिर्फ अदालतों में मुकदमे लड़ने हैं, तो सड़कों पर निकलना मेरी शान के खिलाफ है, तो ये गलत है। इंसानों कौमों की ज़िंदगी में लम्हा आता है जब फैसला करना पड़ता है, हमने जुल्म के खिलाफ अमल का हिस्सा बनना है, लिहाजा मैं निकलूँगा। अब हर पाकिस्तानी को भी फैसला करना है और इसने महफूज जगह पर बैठकर मुबस्सिर बनना है या कौम की तारीख में अपना हिस्सा डालना है। और सवाबी जलसे के हवाले से उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इसे हम ज़रूर जो है वो कामयाब बनाएंगे। अच्छा, अब इसकी भरपूर तैयारियां जो हो रही हैं, मुख्तलिफ आपको ट्विटर के ऊपर इस हवाले से वीडियोस भी नज़र आएंगी कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस किस्म की इस वक्त हिकमत अमली अपना रही है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ ट्वीट्स की
اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی ابا باجوہ کبھی ابا ٹرمپ, اور پوچھ لو کسے کولوں کے ولدیت دے خانے وچ نہ کدا لکھنا ہے. مائی اپالوجیز جی, کسی نے مجھے آج کہا تھا کہ پنجابی نہ بولا کریں, لیکن پنجابی لکھی ہے تو اسے بولنا بھی پڑے گا. تو یہ پنجابی میں خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی, اخلاق سے گری ہوئی یہ ٹویٹ تھی. اور جب آپ کسی کے باپ اور دادا کی اگر بات کریں گے تو پھر آپ کو اسی قسم کا جواب ملے گا. خواجہ صاحب, ریحانہ ڈار نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے, اور یہ جواب کو سنیں اور اس کو انجوائے کریں. اور ریحانہ ڈار جو ہیں خواجہ آصف کے بارے میں کیا کہتی ہیں. ہر الیکشن میں باپ بدلنے والا گھٹیا انسان پہلے باجوے کو ابو بنا کر رات بھر منتیں ترلے کرتا رہا, جس کا پول باجوہ نے بھری محفل میں دنیا کے سامنے کھول دیا. پھر شناختی کارڈ میں ولدیت کا ایک ہی خانہ ہونے کے باوجود بائیڈن کو اپنا دوسرا باپ بنایا, اور امریکہ کو تیسرا باپ بنا کر اپنی گھٹیا سیاست کا وینٹیلیٹر بنایا. پوری جماعت تسمے منہ میں لے کر چاٹتی ہوئی پھر رہی تھی. یہ ریحانہ ڈار نے لکھا جی, میں نے نہیں یہ کہہ رہا, میرے الفاظ نہیں ہیں کہ خان نے ہمارے باپ کو ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا. سنا ہے کہ آج کل باپ پھر بدل لیا ہے, بندہ بے شرم ہو لیکن تمہارے جتنا بے غیرت نہ ہو. یہ ریحانہ ڈار نے ان کو جواب دیا. آپ نے تو اتنی سی بات کی تھی نا, انہوں نے 4 جملوں کا آپ کو جواب دیا کہ کسی کے باپ پر اس طرح بات نہ کریں, یہ معیوب بات ہے. اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ انہیں تمیز نہیں ہے, معاشرے سے اخلاق ختم ہو گیا. تو سر جب آپ لوگوں کے باپ پر بات کریں گے, وہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میری ماں پر کوئی بات کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا. تو سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کلچر تو تحریک انصاف نے خراب کیا بقول آپ کے, اور ان کو بولنے کی تمیز بھی نہیں ہے بقول آپ کے. گالی کا کلچر بھی پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی بقول آپ کے. تو سر یہ کون سے پھول جھڑ رہے ہیں, یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ ولدیت کے خانے میں کسی کو یہ بات کہی جائے نا تو اس کے اوپر لوگ مرنے ماننے پر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے. کیونکہ معاشرہ جو ہے نا ہمارا سر, یہ ایک طرح سے تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ پستی ہے, اخلاقیات کی پستی ہے. ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں, لیکن اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹرمپ کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں, کیونکہ وہ کنٹینیوٹی ہے. خان صاحب کیا کہہ رہے تھے اور پھر جماعت کے لوگوں نے کیا کہا, کیونکہ یہ مل کر آئے اور عمران خان کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی جو گفتگو ہے وہ زیادہ معتبر ہے کیونکہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں. سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان نے وضاحت سے کہا کہ ہمارا امریکی الیکشن پر کوئی انحصار نہیں, پاکستان کی قوم پاکستان کے فیصلے کرے گی. فرق صرف اتنا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف تھی. اچھا, میں نے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں, میں نے اس سے پہلے بھی شاید I was the first person جس نے یہ بات کہی. اس سے پہلے کسی نے, امریکہ سے ہم باہر نہیں نکل رہے تھے, لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پہلے یہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے مداخلت کر کے ہماری حکومت کرا دی, اور بڑے سینئر جرنلسٹ جو اس وقت پاکستان کے میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پہلے خان صاحب کہتے تھے امریکہ نے میری حکومت کرائی اور اب وہ امریکہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں. سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ میں جس پارٹی کی حکومت ہے, آپ اس پارٹی کا نام لیں نا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. ٹرمپ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو تھے ان میں فرق ہے, اور یہی بات خان صاحب کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کے خلاف تھی, چونکہ آپ کی پالیسیز ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی, اسی لیے یہ سب کچھ ہوا. اب شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ سمندر پار, یہ بڑا اہم ہے جی. میری آج امریکہ میں بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے سر, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, پاکستان تحریک انصاف, آئی ڈونٹ نو کیوں تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کریڈٹ یا پھر اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے, اور وہ کیوں کہتی ہے کہ جی یہ تحریک انصاف نہیں ہے, یہ زلفی بخاری کیا تحریک انصاف نہیں ہے. امریکہ میں جو دوست ہیں سجاد برقی غالباً اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عاطف خان, یہ کیا پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. یہ اوورسیز انٹرنیشنل جو چیپٹرز ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے, کیا یہ تحریک انصاف نہیں ہے؟ اس پر بھی ضرور میں چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے دوست ہماری بات کو سنیں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس کے بالکل اپوزٹ ایک بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سمندر پار پاکستانی عمران خان کے لیے انفرادی صلاحیتوں پر مدد مانگ رہے ہیں, پارٹی کی جانب سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاکستانی جو ٹرمپ کے قریب ہیں اور عمران خان کے خیر خواہ ہیں, وہ اگر وہاں سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو وہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. اچھا جی, ذاتی معاملہ کیسے ہو گیا؟ خان صاحب جو ہیں وہ قوم کے لیڈر اور ان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے, تو سر یہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں, یہ قومی معاملہ ہے. ذاتیات اور جو قومی معاملے ہوتے ہیں نا, معاملات جو ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے.
تو آئی ڈونٹ نو شیخ وقاص یا ان جیسے جتنے بھی دوست ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر رہے ہیں، ڈسٹنس کر رہے ہیں اس پورے اس بیانیے سے. پھر دوسری چیز، پی ٹی آئی کبھی بھی ٹرمپ کو ریچ آؤٹ نہیں کرے گی. 63 اراکین کا خط لکھا گیا، خط بھی سمندر پار پاکستانیوں کی انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھا، لیکن آفیشیلی تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت کبھی ایسا نہیں کرے گی. چلیں یہ تو مانا کہ آفیشیلی نہیں کرے گی، دوسرے طریقے سے کیا جائے گا اور آپ ڈال دیں گے یہ پورا جو معاملہ ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹی کی کھاتے میں. خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے جی، جیسے بھی ہو. اچھا جی، اب میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں. ایک رپورٹ آئی ہے جی، اور یہ رپورٹ حکومت کے اپنے ہی لوگوں نے نکالی ہے اور وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے جی کہ ایس ای او کے 2 روزہ اجلاس کے لیے پاکستان میں اسلام آباد کی تزئین و آرائش کے لیے ایک لمبا چوڑا بل نکالا گیا کہ جی خوبصورت دکھانا ہے. جب یہاں پہ کوئی لینڈ کرے نا، اسے پتہ چلے کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے. یہ نہیں پتا کہ اس خوبصورتی کے پیچھے کتنے کنٹینرز اور کتنے گھروں کو اس رات جو ہے آپ نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی. پیسہ پتہ کتنا لگا ہے خوبصورتی پر؟ 270 کروڑ پہ لگ گئے. اور ہم بیچ رہے اپنا پی آئی اے، گھر کی چیزیں، گھر کا سامان جو ہے بیچا جا رہا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں. اور تزئین و آرائش کے اوپر 270 کروڑ پہ لگا دیا آپ نے. صرف 2 دن کا خرچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اچھا، اس کے بعد ان اخراجات کے علاوہ شہر کے لاک ڈاؤن اور بندش سے معیشت کو کئی ارب کا نقصان الگ سے اٹھانا پڑا. ٹھیک ہو گیا، یہ ذرا غور کرتے جائیں. نقصان اب آپ کو گنوا رہے ہیں اس حکومت کا. فائدہ کیا ہونا جی؟ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. کوئی اکانومی بھی بات نہیں کرتا ہے. شہباز ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے کتنی ہماری برآمدات بڑھی. اچھا، انہوں نے نا انڈیکیٹرز کیا رکھے ہیں؟ دیکھیں جی، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہے ہیں. اس کا اسٹاک ایکسچینج اگر اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کاروبار ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج جس کے پیسے، جس کے شیئرز ہیں اور جو وہاں پہ کاروبار بیٹھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وزارت اطلاعات کے مطابق، جی غور سے سنیے گا، اہم نقطہ ہے، ایس سی او سمٹ کے لیے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں پر 9 کروڑ 58 لاکھ روپے خرچ کیے گئے. اب آپ کو پتہ لگ گیا یہ جو بھارت سے صحافی آئے، جو سب سے بڑا ڈیلیگیشن آپ کا رشیا سے آیا، یہ آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ گیا ہے، ہمارا پیسہ خرچ کیا گیا ہے ان کی آؤ بھگت کے لیے. اور ہم پھر سوال بھی نہیں کر سکتے ان سے. پیسہ ہمارا ہے، کسی اور پہ لگایا جاتا ہے. اور پھر یہ جو باؤ جی انڈین ڈپلومیسی کر رہے تھے نا، بار بار جن صحافیوں پہ کو بلا کر گھر میں اور کہا گیا کہ دیکھیں یہ انڈین صحافی بہت اچھے ہیں، اور آپ نے سب جو ہیں پاکستان کے خلاف باتیں ایک طرح سے کی، ان پر یہ پیسہ لگا ہے. یہ وہ بھارت ہے، یاد رکھیے گا، جو آج آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے نہیں آ رہا. کہتے ہیں میں نے نہیں کھیلنا، جاؤ جو کرنا کر لو. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے بھی، ایک تو ہماری عزت کا معاملہ ہے کہ ہمارے سے کھیلنے نہیں چاہ رہے، اور دوسرا ہم میزبان ہیں. اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ہم اگر جواب میں کہیں کہ جاؤ ہم بھی نہیں کھیلتے، تو پھر عین ممکن ہے کہ آئی سی سی انوالو ہو اور یہ جو آپ کی میزبانی ہے یا پھر اس میں جو شیئر ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے. ہائبرڈ ماڈل پر آپ چلے جائیں تو دیکھیں کتنا نقصان ہوا. باؤ جی اب کریں نا فون، یہ جو آپ کے صحافی آئے تھے اور بھارت کی آپ جو تعریفیں کر رہے تھے، مودی سرکار کو آپ نے مبارکباد دی. شہباز شریف صاحب آپ بھی سن رہے ہوں گے، کریں نا فون اور کہیں کہ مودی بھائی کیا کر رہے ہو. اور دیکھنا ہی ہوگا کہ مودی صاحب آپ کا فون اٹھاتے بھی ہیں یا نہیں. بات تو خیر دور کی بات ہے. اچھا جی، گاڑیاں کرائے پر لی گئی، 94 لاکھ اس پر خرچہ آیا، اور دیگر قیمت میں 90 لاکھ روپے ادا کیے گئے. اس حوالے سے وزارت خزانہ اور اطلاعات اور سی ڈی اے کے درمیان جی ایک نئی جنگ بھی جاری ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے جی. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس 2 دن پہلے ہوا، اور اس کے اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں بتایا گیا کہ وزارت اطلاعات نے ایس سی او کے اخراجات کے لیے 9 کروڑ 58 لاکھ اور ڈیجیٹل انیشیٹو کے لیے، یعنی 10 کمپین ہو رہی ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، کتنا پیسہ لگایا گیا جی؟ 53 کروڑ 61 لاکھ روپے مانگے گئے تھے صرف امیج بلڈنگ کے لیے. یہ سب کچھ کیا گیا. اور امن و اما اور کیمروں کی مرمت کے لیے وزارت داخلہ اپنے بجٹ سے اخراجات کیے. وزارت جانب سے اخراجات کی مد میں 65 کروڑ روپے مانگے گئے تھے. سر یہ علی بابا 40 چور ہیں. ان کے حوالے سے تو خیر بات کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ہے اصلی منصفوں کو ان کی کرسیوں پر بٹھائے اور نظام پوری طرح پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں آ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.